हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू। गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में सफल हो, भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे और आप इसी प्रकार आगे की ओर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो कल हमने क्या है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जो कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, यानी राजस्थान का इतिहास है। उसमें हमने थोड़े से पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में किस बातों के बारे में चर्चा की थी। तो सर्वप्रथम हमने कल डिस्कस किया था कि प्राचीन समय में वेगनर के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी एक ही भूखंड के रूप में उपस्थित हुआ करती। एक ही भूखंड था, एक ही भूखंड के रूप में क्या पृथ्वी उपस्थित थी। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और ये जो क्या पृथ्वी है, ये भूखंड साथ ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक ही भूखंड था और एक ही सागरीय पार्ट था, यानी एक ही पानी का क्षेत्र था और एक ही द्रांतरीय क्षेत्र था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया। परिवर्तन के आधार पर पेंजिया महाद्वीप बनता है और पैंथालासा क्या है, महासागर बनता है। यानी विशाल जो जल की एक राशि थी उसे क्या कहा जाता है, पैंथालासा है। और विशाल जो भूभौतिक संरचना थी, यानी भौतिक उपस्थिति थी, ठोस क्षेत्र था, उसे क्या कहा जाता है, पेंजिया महाद्वीप। इसी पेंजिया महाद्वीप में धीरे धीरे क्या परिवर्तन होता है। ये फिर दो भागों में टूटता है। एक का नाम था अंगारा लैंड है और दूसरा का नाम कौन सा था, गोंडवाना लैंड है। इन दोनों के मध्य में 33 सागर है, यानी पानी के अवशेष का क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, 33 सागर के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में हमारे राजस्थान में खारी पानी की झील के रूप में आज भी उपस्थित है। खारे पानी के झील के अवशेष की अगर बात करते हैं तो इसी 33 सागर का एक हिस्सा माना जाता है। इसी की अगर बात करते हैं, ये जो पेंजिया महाद्वीप और पैंथालासा महासागर है, इसी भूखंड के ऊपर हमारी जो 7 महाद्वीप है, इसी के ऊपर जलराशि की अगर बात करते हैं तो 71% जलराशि है और 29% क्या थल भूमि है। ठीक है, थल यानी भूमि रूप संरचना है। अगर एक्यूरेट आंकड़े पर जाएगा वो तो 71.8 रखा जाएगा, और अगर स्थल भूमि की बात करता है तो 29.2 है। 71.8 और 29.2 है। इसी पर हमने चर्चा की थी, यही जो स्थल है इसी के ऊपर अपने 7 महाद्वीप बसे, यानी भूखंड क्षेत्र है, इसी पर अपने 7 महाद्वीप बसे हुए हैं। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एक नवीनतम महाद्वीप की खोज की गई है जिसका नाम है जिलेलिया। नवीनतम महाद्वीप उसकी खोज की गई, रिसर्च किया है, उसके बारे में क्या है हमने चर्चा की थी कि जिसका नाम क्या है, जिलेलिया है। एशिया था, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार हमने क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सभी महाद्वीपों की डिटेल से पढ़ी, सभी के बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार कौन सा महाद्वीप बड़ा है, किस प्रकार कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा तीसरे स्थान पर आता है, कौन सा 5वें पर आता है। तो हमने पूरा चर्चा की थी, कौन सा जन शून्य महाद्वीप है, कौन सा हिमाच्छादित महाद्वीप है, कौन सा अगर बात कर दक्षिणी सुदूर महाद्वीप है, किसे पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, किसे सभ्यता व संस्कृति का पालना कहा जाता है, किसे विश्व गुरु के नाम से जानते हैं। तो सभी महाद्वीपों के बारे में हमने क्या, जब भूगोल पढ़ा था वहां पर क्या डिटेल से चर्चा की थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व के इतिहास का जनक, हमें अपना पॉइंट कहां पर ले जाना है, हिस्ट्री की तरफ ले जाना, यानी हमें इतिहास पढ़ना। वैसे सभी पॉइंट एक दूसरे से इंटरलेट होते हैं। यदि आपने कभी निबंधात्मक प्रश्न दिए होंगे, आरएस मेंस जैसे बड़े एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अपने को अपने पॉइंट के रूप में ढलना पड़ता है कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पूछना चाहता है, हमें किस ओर ले जाना चाहता है, तो उसी के अनुरूप के हम उसी की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो हमें राजस्थान हिस्ट्री की ओर जाना है, तो हम अपना पॉइंट क्या, ज्योग्राफी से हटाकर राजस्थान हिस्ट्री की ओर क्या ले जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि विश्व के इतिहास का जनक है, विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। विश्व के इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका है। ये हेरोडोटस थे, यूनान के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे, अपने यूनान के रहने वाले थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका क्या हो जाता है, भारत में आगमन होता है। तो ये तो था अगर विश्व के इतिहास के बारे में पूछेगा तो। लेकिन जैसे ही हम भारत में एंट्री करते हैं, विश्व में हम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास का जनक है वो वेद व्यास जी को कहा जाता है। भारत के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, वेद व्यास जी को कहा जाता है। इनका ग्रंथ महाभारत, इनके ग्रंथ का नाम कौन सा है, महाभारत, जिसे प्राचीन समय में हम जय संहिता के नाम से पुकारते थे। इसे कहते थे जय संहिता कहा जाता था। इसमें 1,00,000 श्लोक, कितने हैं, 1,00,000 श्लोक है। इसका एक अंग है, एक भाग है, जिसे क्या कहा जाता है, गीता है। महाभारत का एक अंग है, एक भाग है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम गीता के नाम से पुकारते हैं, गीता के नाम से जानते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि कहाँ पर उपस्थित है, ये हमारे हरियाणा का एक क्षेत्र है।
कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है यानी महाभारत का युद्ध है, ये 18 दिन चलने वाला युद्ध था। ठीक है, 18 दिन चला था ये युद्ध। इस युद्ध में क्या इतना खून, इतना रक्त बहा था कि कुरुक्षेत्र की भूमि को अगर आज भी आप जाएंगे तो क्या वहाँ की मिट्टी है वो लाल दिखाई देती है। तो इस प्रकार के हमने कल यहाँ तक चर्चा की थी। और उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार वह कौन सा व्यक्ति था जिसने महाभारत के युद्ध को, संपूर्ण महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने अपने निर्णायक के रूप में क्या अपना विचार श्री कृष्ण जी को दिया था। और जो वर्तमान में खाटू श्याम जी रिंगस, ठीक है, दाता राम खाटू श्याम जी वहाँ पर के वर्तमान में पूजे जाते हैं। ठीक है, कौन से किस प्रकार महाबली वीर परवरी हुए थे, हमने क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। हमें कहाँ की तरफ जाना है, हमें राजस्थान हिस्ट्री की तरफ जाना है। तो अब हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास है, द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, यानी राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है। तो राजस्थान के इतिहास के जनक है वो कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन से हैं, कर्नल जेम्स टोड है। इनका ग्रंथ है द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान है। 1829 में इनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था, जिसका दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। ये एक ही पुस्तक के दो नाम है, एक तो क्या है द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान है, दूसरा का नाम क्या है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। कब लिखा गया था, 1829 में, 1829 में इनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। लंदन में इस ग्रंथ का प्रकाशन जेम्स क्रूक के द्वारा किया गया था। पूछते नहीं लेकिन कभी पूछ ले, तो जेम्स क्रूक के द्वारा द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान का प्रकाशन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, लंदन में किया गया था। कौन से थे, जेम्स क्रूक है, उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, एक इनका ग्रंथ का नाम है पश्चिम भारत की यात्रा है, वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा है, वेस्टर्न ट्रेवल्स इंडिया ने पश्चिमी क्षेत्र में टोंड घूमे थे तो उनको लेकर के इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड कौन थे और कहाँ के निवासी थे। तो अगर टोड की नियुक्ति की अगर बात करते हैं, टोड कहाँ के थे और भारत में क्यों आते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 20 मार्च सन 1782, 20 मार्च सन 1782 को कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो स्कॉटलैंड के इलिक्स्टन क्षेत्र में हुआ था। यूके का एक क्षेत्र है, वहां पर इनका क्या जन्म होता है, वहां पर ये क्या जन्म लेते हैं, अपनी शिक्षा पद्धति वहीं पर ग्रहण करते हैं। जो उन्होंने अपना लाइफ की उपाधियां प्राप्त की थी, उपलब्धि हासिल की थी, वहीं पर प्राप्त करते हैं। इसके बाद इनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है राजस्थान में। लेकिन इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं 18 नवंबर सन 1835 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, लंदन में हो जाती है। लंदन में इनकी मृत्यु होती है मात्र 1782 से लेकर 35 तक की अगर बात करते हैं तो मात्र 53 साल की उम्र में, 53 लगभग 53-54 साल की उम्र में था इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। और इस उम्र में ये पूरे राजस्थान का भ्रमण करते हैं और पूरे राजस्थान के भ्रमण कर कर ये पूरे राजस्थान के इतिहास के बारे में किताब लिख देते हैं। आज हमें अगर राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ना है तो कर्नल जेम्स टोड को पढ़ना पड़ेगा। ये पूरे राजस्थान में घोड़े पर घूमे थे, पूरे राजस्थान में क्या है इन्होंने भ्रमण किया था और भ्रमण कैसे किया था, घोड़े के ऊपर किया था, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कौन से हैं, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। तो अब हम बात करते हैं कि रहने वाले तो स्कॉटलैंड के थे, इलिक्स्टन क्षेत्र है स्कॉटलैंड का, वहां के रहने वाले थे। तो ये भारत के राजस्थान में क्या लेने आते, भारत के राजस्थान की अगर बात करते हैं यहाँ पर इनका क्या काम था। अगर इन्होंने इतिहास लिखना था तो वहां स्कॉटलैंड करते, अगर किसी चीज पर रिसर्च करना था तो वहां पर करते। यहाँ यह क्यों आए थे, यहाँ उनके आने का क्या मकसद था। हम होते हैं पर्सनली अगर बात करते हैं तो हम जिस क्षेत्र के होते हैं उसी क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, उसी क्षेत्र में अपनी उपाधि हासिल करते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं। और उसी क्षेत्र में कि हम किसी भी चीज को लेकर कोई रिसर्च करेंगे, कोई व्याख्यान करते हैं, कोई किसी प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं तो अपने क्षेत्र विशेष में करते हैं। क्यों हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, क्यों हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे और वहां रिसर्च करेंगे, तो कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ही हम दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड की अगर हम बात करते हैं स्कॉटलैंड के थे, लेकिन राजस्थान में आते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता बन जाते हैं। किस प्रकार ये क्या यहाँ के पिता बनते हैं, इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में देखते हैं। तो कर्नल जेम्स कहाँ थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनकी अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था जब पॉलिटिकल पढ़ी थी, हमने क्या पॉलिटिकल पढ़ा था, राजनीतिक विज्ञान हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने शुरू में चर्चा की थी कि किस प्रकार हमारे भारत की अगर बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। पहले पुर्तगाली थे, पुर्तगाली शासक आए थे, पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ था, हमने पढ़ा था 1498 में वास्को डी गामा किस प्रकार कालीकट केरल के तट पर आए थे, जिसमें कालीकट केरल के तट पर पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आए थे। वो जा तो कहाँ अमेरिका की तरफ गए थे, लेकिन गलती से उनकी नाव जो है कालीकट केरल के तट पर टकरा जाती है।
पहले क्या है, हमने पढ़ा था, पहले केवल समुद्री यात्रा के माध्यम से लोग इधर उधर जाते थे, स्थलीय मार्ग ज्यादा नहीं थे, तो वो कहीं और जा रहे थे, लेकिन गलती से उनकी नाव कहाँ पर टकरा जाती है, अपने कालीकट केरल के तरफ टकरा जाती है। वहां पर टकराई थी तो अपने शासक कौन से थे, जमुरिन थे। जमुरिन यहाँ के शासक थे, तो कालीकट केरल पर जब टकराए थे तो भारत के लोगों ने क्या है, उनको पकड़ कर क्या है, वास्को डी गामा को पकड़कर अपने जमुरिन जो शासक थे उनके सामने पेश किया और कहा कि ये इस प्रकार है, और ये कह रहे हैं हम अपने कालीकट केरल तट पर ये नाव लेकर के वहां पर हमें मिले थे। तो आते हैं शासक पूछते हैं कि हाँ भाई कौन हो तुम, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या लेने आए हो। उन्होंने कहा कि हम तो क्या है कहीं और जा रहे थे, इंग्लिश ट्रांसलेट किया था कि हम तो क्या है और कहीं जा रहे हैं थे, लेकिन क्या गलती से हमारी नाव यहाँ पर खराब होगी, नाव हमारी टकरा गई थी और इसलिए क्या हमें यहाँ पर इस तट पर क्या उतरना पड़ा। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप हमारे मेहमान। भारत हमेशा ही क्या दूसरे लोगों की मेहमानबाजी के लिए हमेशा ही अग्रसर रहा, सभी का साथ देने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहता है। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप हमारे मेहमान, आपकी सेवा की जाएगी, और सभी ने उनकी अच्छी प्रकार से सेवा की। जब ये वापस जाने लगे थे तो जमुरिन ने पूछा था कि आपका कितना खर्चा लगा, आपका कितना खर्चा लगा यहाँ तक आने के लिए, आप नाव, आपकी नाव टूट गई और आप यहाँ आए हैं। तो हमारी एक परंपरा है कि हमारे जो भी आता है, हमारे क्या जो भी हमारे मेहमानगण आते हैं उनको हम क्या कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि आपका कितना खर्चा लगा है, उन्होंने कहा था मेरा 1 रुपये है। तो 1 रुपये की जगह पर 60 गुना रूप दिया, यानी उन्होंने अगर 100 रुपये का कहा था तो उनका 60 गुना दिया था, और 600 रुपये का था, 1000 रुपये का, तो उसका क्या 600 गुना करके उन्होंने दिया था। यानी जितना तुम्हारा खर्चा लगा है उसका क्या है 60 गुना उन्होंने क्या उपहार स्वरूप दिया था। यानी 10 है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 दिया था। इस प्रकार क्या उन्होंने क्या है जब वहां से जा रहे थे, बाहर से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या है उनके कुल खर्चे का, उनके कुल यात्रा खर्च का क्या भारत की जो शासक जमुरिन थे उन्होंने 60 गुना उपहार स्वरूप दे दिया था। वो यहाँ से चले गए। वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर कहते हैं, वहां की जो महारानी थी उससे कहते हैं कि पूर्व में एक देश है, पूर्व में एक देश है जिसका नाम भारत है, अगर हम उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो महारानी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो महारानी ने कहे फिर 80 अंग्रेज व्यापारी पहुंचते कि इस प्रकार के व्यापारियों को था, व्यापारियों का मुख्य का तो व्यापार करना होता, अपने पैसों के आने से मतलब उन्हें। तो ये क्या महारानी के समक्ष पहुंचते हैं 80 अंग्रेज व्यापारी और कहते हैं कि हम पूर्व में जाएंगे, पूर्व से क्या कच्चा माल लाएंगे और हम क्या अपने यहाँ व्यापार करेंगे। तो महारानी ने 1608 में उनकिस नाम की क्या यहाँ पर की थी कि उनकिस बाहर जाएगा और वहां का देखेगा, क्षेत्र देखेगा। तो इस प्रकार के धीरे धीरे आते, मैंने क्या डिटेल वहां बताई, धीरे धीरे क्या आते आते क्या 1600 से लेकर 1857 की जब क्रांति हुई थी तब के मध्य के बीच में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर क्या उनका आधिपत्य रहा था। तो हम उस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्यों बताएं इसी अभी चर्चा करेंगे। तो टोड था इतिहासकार, अगर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टोड को भारत में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। यानी पूरे भारत के ऊपर तो क्या सारी कंपनी अपना आधिपत्य रख नहीं सकती, सारा ध्यान नहीं रख सकती है, उसको कुछ क्षेत्रों के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा गया। तो उन्होंने क्या है वहां के निवासी थे, कौन से थे, कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या यहाँ पर नियुक्त किया गया था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को क्या है राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहे थे। लगभग कहा जाता है 1817 से लेकर 1822 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में लगभग 5 साल तक ये क्या है पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहे थे पूरे राजस्थान में। राजस्थान में प्रथम बार की बात करते हैं 8 मार्च सन 1818 को इन्हें मेवाड़ व हरोती क्षेत्र में प्रथम बार पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर किया तो गया था लेकिन ये एक क्षेत्र में थोड़ी बैठेंगे, पूरे इनका राजस्थान क्षेत्र राजस्थान में भ्रमण करते हैं और राजस्थान के इतिहास के बारे में जानते हैं, लोगों से पूछते हैं यहाँ पे किस प्रकार की राजनीति थी, किस प्रकार की शासक थे, किस प्रकार की परंपराएं थी, तो सारी चीज पूछते हैं, लोग उन्हें बताते हैं, अपनी किताब में लिख रहे थे। इस प्रकार के सारी जो राजस्थान का भ्रमण कर घोड़े के ऊपर भ्रमण करते हैं, इसलिए घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस पर भ्रमण किया था, उनके बारे में लिखा था और किताब बाद में छापते हैं जिसका नाम क्या है एनालिसिस इन एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है। इसमें राजस्थान के संपूर्ण यात्रा वृत्तांत का वर्णन है वो किया था। तो इस प्रकार इन्हें क्या कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक है, यानी पहली बार राजस्थान के इतिहास के बारे में बताने वाले कौन से यही व्यक्ति थे। तो स्कॉटलैंड द्वारा देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था, इनके जन्म की बात करते हैं 1782 में स्कॉटलैंड इंग्लिश के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था 20 मार्च को। ये कहां पर पड़ता है यूके का एक क्षेत्र है। इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 18 नवंबर सन 1835 को लंदन में इनका देहांत हो जाता है। बहुत ही छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में पूरी राजस्थान का भ्रमण कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, अपनी स्टडी भी कंप्लीट करते हैं, राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी आते हैं, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में पूरे राजस्थान का भ्रमण करते हैं और पूरे राजस्थान के इतिहास के बारे में किताब भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही छोटी उम्र में ये अपना कार्य करके क्या है इस दुनिया से विदाई ले लेते। तो ये जब यहाँ पर आते हैं
कर्नल जेम्स टोड प्रथम बार अपनी मर्जी से जून 1806 में आए थे। प्रथम बार ये उदयपुर में आते। उदयपुर में कर्नल जेम्स टोड का आगमन प्रथम बार जून 1806 में होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा। पॉलिटिकल एजेंट में तो इन्हें बाद में नियुक्त किया गया था, लेकिन पहले अपने हिसाब से अपने तरीके से क्या राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में कब आते हैं? जून 1806 में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? उदयपुर में ये आए थे। तो उदयपुर में प्रथम बार आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति पॉलिटिकल एजेंट के रूप में की थी। इन्हें पॉलिटिकल एजेंट वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र था, मेवाड़ हड़ौती का जो ये इस प्रकार का पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति क्या पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कर देते हैं। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ये नियुक्ति करते हैं। इसके बाद ये लगभग 1817 से लेकर 1822 तक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहते हैं। 1817 में करते हैं, लेकिन राजस्थान में इनकी एंट्री कब होती है? इनकी राजस्थान में एंट्री होती है मार्च 1818 में। इनकी क्या है? राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इनका क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाता है। इनका क्षेत्र है वो विस्तृत कर दिया जाता है। इनके क्षेत्र में विस्तार कर दिया जाता है और इसके क्षेत्र में सिरोही है और अन्य क्षेत्रों का भी पॉलिटिकल एजेंट इन्हें बना दिया जाता है। धीरे धीरे कर्नल जेम्स टोड का क्षेत्र विस्तार में। इससे पहले अगर बात करते हैं तो हमने भूगोल पढ़ा था, वहां पर चर्चा की थी कि राजस्थान के लिए क्या कर्नल जेम्स टोड ने कुछ शब्दों का उच्चारण किया है। अपने किताब में क्या कोई विशेष प्रकार की बातें बताई है? तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान के लिए सर्वप्रथम सन 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। यानी स्टेट किसका है? राजपूताना का है, राजपूतों का है। ठीक है, तो 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। लगभग शताब्दी कौन सी आती है? 19वीं शताब्दी। इसके बाद में जैसे ही समय बीतता है 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज है, उसमें प्रथम बार राजस्थान के लिए लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग। प्रथम बार मौखिक पूछेगा तो कहाँ जाएंगे? जॉर्ज थॉमस के पास जाएंगे। लेकिन यदि प्रथम बार लिखित रूप से पूछा है तो कौन से देंगे? अगर लिखित बारे में बात करता है तो इसकी हम बात करेंगे 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया गया। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? 1829 में इस पुस्तक का इन्हें लिखावट की। ठीक है, इसका अगर हम बात करते हैं प्रकाशन की अगर बात करते हैं तो लंदन में द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन लंदन में जेम्स क्रूक के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। कई बार पूछ लिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या है 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है, इस पुस्तक में राजस्थान के लिए प्रथम बार राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी राजपूताना को छोड़कर राजस्थान है, राजस्थान है, इस प्रकार के 2-3 शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा प्रथम बार किया था। इसके बाद इनकी एक दूसरी पुस्तक आती है कि पश्चिम भारत की यात्रा है, वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, यानी पश्चिम भारत की यात्रा, किस प्रकार हम भारत की पश्चिम क्षेत्र की यात्रा करते हैं। तो ये हमारा मुख्यतः कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड के बारे में। मुख्यतः तो एक ही पॉइंट याद रखना है कि राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत में केवल पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भेजा था। ठीक है, मुख्य तो ये बात है, लेकिन इनकी डिटेल थोड़ी सी क्या है, एक साथ थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक साथ क्या है यहाँ मिल जाएगी, तो कभी कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो पता चल जाए। इन्हीं की प्रयासों से अगर बात करते हैं 1818 में आगे बढ़ेंगे। 1818 में मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि हुई, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो इंग्लिश गवर्नमेंट इनके द्वारा क्या सहायक संधि कर रहे थे कि हम आपके साथ मिलेंगे, हम आपके साथ मिलेंगे। तो पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करते हैं कि हाँ हम आपके अधीन में चलेंगे, सिग्नेचर कर देते हैं कि हम आपके साथ क्या है सहायक संधि कर रहे हैं, आपके ही आधिपत्य में, आपके ही क्षेत्र में क्या हम चलेंगे। तो इस प्रकार कर्नल जेम्स टोड का था, उनके बारे में ये मुख्य बातें थी। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है एंड द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक का क्या हिंदी में रूपांतरण किया गया था या केवल इंग्लिश में लिखी गई थी? ये तो क्या इंग्लिश में वहां के रहने वाले थे, तो जेम्स क्रूक है वो अपनी लैंग्वेज में लिखे, इसका जो प्रकाशन था अपनी लैंग्वेज में किया गया था। तो क्या इसका भारतवासियों को पढ़ने के लिए क्या इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया था? हाँ बिल्कुल इसका किया गया था। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसकी प्रथम
संस्कृत का क्या है प्रकाशन किया गया था। ये रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, प्रथम पुस्तक का प्रकाशन हिंदी संस्करण वो किसके द्वारा किया गया था, पंडित गौरीशंकर ओझा। ये अगर हम बात करते हैं तो कहाँ के निवासी थे, रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे। इसके बाद में इसी पुस्तक का दूसरा जो संस्करण था वो किसके द्वारा किया गया था, यही पुस्तक थी। इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण था वो बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा इसका दूसरा संस्करण किया गया था। और यह जो पुस्तक है हमने पहले चर्चा की, खूब चर्चा की है कि यह जो पुस्तक है वो कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु को समर्पित की, जिसका नाम कौन सा था, जैन यति ज्ञानचंद्र है। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने यह जो पुस्तक लिखी थी क्या ये किसी को समर्पित की थी या अपने आप ऐसे लिखी थी। तो उन्होंने क्या है, अपने गुरु है अपने जो गुरु है कौन से आते हैं, ज्ञानचंद है। कौन से, अपने जो गुरु है जैन यति ज्ञानचंद है। जैन यति ज्ञानचंद्र को उन्होंने क्या है यह पुस्तक दी थी। और इस पुस्तक में क्या है, इन्होंने अपने गुरु को सबसे ऊपर रखा था कि मैं अपने गुरु को समर्पित इस पुस्तक में इस चीजों के बारे में क्या है जिक्र करता हूँ। ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं तो इन्हें अगर बात करते हैं तो घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इन्होंने माउंट आबू का जो ऊंचा शिखर है इन्हें क्या कहा गया, संतों का शिखर कहा। अगर कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं अपने इस पुस्तक में इन्होंने क्या है, जो हिंदू का गुरु शिखर है इसे क्या कहा गया, संतों का शिखर कहा गया। ठीक है। तो गुरु शिखर है, अपनी चोटी है, उस चोटी के बारे में ये इस किताब में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये अपना कौन सा आता है, संतों का शिखर है। और अगर बात करते हैं आबू जो पर्वत है, कर्नल जेम्स टोड में अपना आबू पर्वत, माउंट आबू सिरोही का जो क्षेत्र है उसमें एक आबू पर्वत क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के बारे में इन्होंने कहा है, इन्होंने बात की है कि ये कौन सा हिंदू आल्पस है। जिस प्रकार आल्पस श्रेणी है उसी प्रकार के हिंदुओं का आल्पस कौन सा आता है, माउंट आबू जो पर्वत है। तो ये मुख्य जो बातें हैं ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में थी। इसके बारे में तो जब एकीकरण बढ़ेगी तो एक बात आ जाती है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है, संपूर्ण एकीकरण कब हो गया था, राजस्थान को राजस्थान का दर्जा कौन से चरण में दिया गया था। तो इस प्रकार के बाकी जो बातें हैं वो हम आगे की ओर कर सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड इतिहास यहाँ से अपना पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में किस प्रकार रियासतें थी, किस प्रकार उनके शासक थे, कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं जो यहाँ से उठा लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट है आगे हम कल चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमारी हिस्ट्री के आगे की ओर अग्रसर होती जाएगी। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।